वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज के हमारे पाठ का, आज के हमारे चैप्टर का या आज के हमारे अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं यानी केमिकल रिएक्शंस। क्या नाम है पाठ का? रासायनिक अभिक्रियाएं यानी केमिकल रिएक्शंस। अब सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब आखिर होता क्या है? अब देखिए, यदि हम शाब्दिक अर्थ की बात करें, शब्द के अनुसार अर्थ की बात करें, वर्ड के हिसाब से मीनिंग की बात करें, तो वे सभी अभिक्रियाएं, वे सभी रिएक्शंस जिनका कारण, जिनका जो रीजन होता है वो रसायन होते हैं, केमिकल होते हैं, उनको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, यदि हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो वे सभी अभिक्रियाएं जिनका कारण रसायन यानी केमिकल होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कही जाती हैं। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये रसायन क्या चीज है? केमिकल या रसायन का मतलब क्या होता है? विभिन्न तत्वों के परमाणुओं या अणुओं में रासायनिक परिवर्तन से बने पदार्थ, सब्सटेंस, रसायन कहलाते हैं। रसायन अन्य पदार्थों के परमाणुओं यानी एटम्स व अणुओं यानी मॉलिक्यूल्स में रासायनिक परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। रसायन क्या होते हैं? रसायन विभिन्न तत्वों के, डिफरेंट टाइप्स के जो
एलिमेंट्स हैं, हमने आपको बताया था कि कुल मिलाकर के 118 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं प्रकृति में, जो कि हमारे वैज्ञानिकों ने अब तक खोज लिए हैं। ये जो 118 प्रकार के तत्व हैं विभिन्न प्रकार के, इन विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणुओं यानी एटम्स या मॉलिक्यूल्स, अणुओं, परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं, ठीक है ना। तो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं यानी एटम्स या अणुओं यानी मॉलिक्यूल्स में रासायनिक परिवर्तन से बने पदार्थ यानी सब्सटेंस रसायन कहलाते हैं, केमिकल कहलाते हैं, ठीक है। रसायन क्या होते हैं? विभिन्न तत्वों के परमाणुओं व अणुओं में रासायनिक परिवर्तन से बने पदार्थ रसायन कहलाते हैं, ठीक है। रसायन जो होते हैं वो अन्य पदार्थ के परमाणुओं व अणुओं में रासायनिक परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। यानी रसायन क्या होते हैं? रसायन में दो खास बातें हैं। पहली बात तो क्या है कि रसायन का निर्माण कैसे होता है? रसायन का निर्माण होता है विभिन्न तत्वों के परमाणुओं या अणुओं में रासायनिक परिवर्तन से। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं या अणुओं में रासायनिक परिवर्तन के कारण जो पदार्थ बनते हैं उनको ही हम रसायन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो रसायन बनते हैं जो कि स्वयं किससे बने हैं? विभिन्न तत्वों के परमाणुओं या अणुओं में रासायनिक परिवर्तन से। वो जो रसायन बने हैं, ये रसायन स्वयं अन्य पदार्थों के परमाणुओं व अणुओं में भी रासायनिक परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। यानी खुद भी तत्वों के परमाणुओं व अणुओं में रासायनिक परिवर्तन से बनते हैं और ये दूसरे जो अन्य पदार्थ हैं उनके अंदर भी, उनके परमाणुओं और अणुओं के अंदर रासायनिक परिवर्तन लाने की क्षमता भी रखते हैं। क्लियर? तो रसायन क्या होते हैं, समझ में आ गई बात, ठीक है। अगर हम इस बात को जो हमने अभी समझी है, इस बात को हम परिभाषा के रूप में व्यक्त करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं या अणुओं में रासायनिक परिवर्तन से बने ऐसे द्रव्य, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ के परमाणुओं व अणुओं में रासायनिक परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं, रसायन कहलाते हैं। यदि हम इसी बात को परिभाषा के रूप में कहें तो हम कह सकते हैं कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं या अणुओं में रासायनिक परिवर्तन से बने ऐसे द्रव्य जो किसी अन्य पदार्थ के परमाणुओं व अणुओं में रासायनिक परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रसायन कहलाते हैं, रसायन कहलाते हैं, केमिकल कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या खास बात है कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं या अणुओं में रासायनिक परिवर्तन से क्या बनते हैं? रसायन बनते हैं। और ये अन्य पदार्थों में भी रासायनिक परिवर्तन ला सकते हैं, अन्य पदार्थों के परमाणुओं अणुओं में भी रासायनिक परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक शब्द बार बार आ रहा है, वो है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। अब हमारे मन में फिर से एक प्रश्न उठ सकता है। क्या प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ये रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज, इसका मतलब क्या होता है? याद कीजिए कि जब हमने धातु व अधातु वाला पाठ पढ़ा था, मेटल और नॉन मेटल वाला जो चैप्टर पढ़ा था, उसमें हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम अपने चारों ओर जितने भी परिवर्तन देखते हैं, जितने भी चेंजेस देखते हैं, उन्हें हम दो भागों में बांटते हैं, दो प्रकारों में बांटते हैं। हम अपने चारों ओर जितने भी परिवर्तन देखते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार कौन कौन से हैं?
ये दो परिवर्तन हैं, ये जो प्रकार हैं परिवर्तन के, ये दो प्रकार हैं। नंबर 1 भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस, और नंबर 2 है रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस। हम अपने चारों ओर जितने भी परिवर्तन देखते हैं उन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। ये दो भाग कौन से हैं? नंबर 1 भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस, और नंबर 2 रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस। ठीक है, अब सवाल उठता है कि भौतिक परिवर्तन का क्या मतलब है, फिजिकल चेंजेस का क्या मतलब है, और रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस का क्या मतलब होता है। देखिए, भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है भौतिक गुणों में परिवर्तन। किसमें? भौतिक गुणों में परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है रासायनिक गुणों में परिवर्तन। गुणों में परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है भौतिक गुणों में परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तनों का या केमिकल चेंजेस का मतलब होता है रासायनिक गुणों में परिवर्तन। गुणों को हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज में, यानी भौतिक परिवर्तन का मतलब हुआ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, भौतिक गुण हैं, उसमें परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन का मतलब हुआ जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, रासायनिक गुण हैं, उनमें परिवर्तन। अब सवाल फिर से उठता है हमारे सामने। क्या सवाल आता है कि भाई हमने बता दिया कि भौतिक परिवर्तन का मतलब है भौतिक गुणों में परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन का मतलब है रासायनिक गुणों में परिवर्तन। अब हमने ये तो बताया ही नहीं कि भौतिक गुण का क्या मतलब होता है और रासायनिक गुण का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये भौतिक गुण व रासायनिक गुण आखिर क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक गुण की, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी की। अब ये भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? देखिए, हम जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कुल मिलाकर के 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन है। ज्ञानेंद्रियां या सेंस ऑर्गन का मतलब क्या होता है? वे अंग जो कि हमें जो हमें संवेदनाओं की जानकारी देते हैं। ठीक है, और ये 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं जो हमें पूरे वातावरण की जानकारी देती हैं? वो है आंख, नाक, कान, जीभ और हमारी त्वचा यानी स्किन। आंख यानी आई, नाक यानी नोज, कान यानी ईयर, और जीभ यानी टंग, और त्वचा यानी स्किन हमारी चमड़ी। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम संसार की जितनी भी चीजें हैं उनका हम अनुभव करते हैं। ठीक है, तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से पदार्थ के वे गुण, किसी भी पदार्थ के वे गुण जो कि हमारी ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं इनके द्वारा आसानी से देखी जा सके यानी वॉच की जा सके, महसूस की जा सके यानी फील किए जा सके, या फिर पहचानी जा सके, आइडेंटिफाई की जा सके, ऐसे सभी गुणों को हम भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया? पदार्थ के वे गुण जो कि हमारे द्वारा का मतलब क्या है? हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, हमारे सेंस ऑर्गन्स के द्वारा आसानी से देखे जा सकते हैं यानी वॉच किए जा सकते हैं, महसूस यानी फील किए जा सकते हैं, या पहचाने यानी आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। ऐसे सभी गुणों को हम क्या कहते हैं? भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। भौतिक गुणों यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत
हम कुल मिलाकर के 11 बिंदुओं पर, 11 बातों पर ध्यान देते हैं मुख्य रूप से। ये 11 बिंदु कौन से हैं? देखिए, ये हम धातु अधातु वाले पाठ में भी पढ़ चुके हैं, यहां रिपीट कर रहे हैं वापस से संक्षेप में। ये 11 भौतिक गुण कौन से हैं? नंबर 1, भौतिक अवस्था सामान्य तापमान पर, यानी रूम टेम्परेचर के ऊपर फिजिकल स्टेट, यानी कोई वस्तु ठोस है, द्रव है या गैस है, एक तो ये भौतिक गुण होता है। दूसरा भौतिक गुण है कलर या रंग। तीसरा भौतिक गुण होता है धात्विक चमक, मेटेलिक लस्टर, धात्विक चमक, कोई चमक वगैरह हम आसानी से देख सकते हैं। चौथा जो भौतिक गुण है वो है कठोरता, हार्डनेस, कि कोई चीज कठोर है या मुलायम है। पांचवा भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टी है ध्वनिकता, सोनोरसनेस, यानी ध्वनि कितनी निकलती है प्रहार करने पर। छठी जो भौतिक गुण है वो है घनत्व, यानी डेंसिटी, यानी उसकी वस्तु जो भी चीज है उसका जो भार है और उसका जो आयतन है उसका अनुपात किस तरह का है। ठीक है, किसी वस्तु के आयतन और भार के अनुपात को हम घनत्व या डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, सातवां भौतिक गुण है गलनांक या क्वथनांक, यानी कितने टेम्परेचर पर कोई चीज गलने लग जाती है या कितने टेम्परेचर पर कोई चीज स्टीम बनने लग जाती है, भाप बनने लग जाती है। आठवां भौतिक गुण है ऊष्मीय चालकता, हीट कंडक्टिविटी। इसका मतलब होता है कि क्या किसी चीज के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा का संचालन हो रहा है, स्थानांतरण होता है या नहीं होता है। इसी तरह से विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी, यह भी एक भौतिक गुण है। आघात वर्धनीयता, मेलिएबिलिटी, यानी आघात लगाने पर फैलने की जो क्षमता होती है उसको हम कहते हैं आघात वर्धनीयता या मेलिएबिलिटी। ठीक है, और 11वां जो भौतिक गुण होता है वो होता है तन्यता, यानी डक्टिलिटी। ये जो जितने भी हमने भौतिक गुण आपको बताए हैं, इन सभी भौतिक गुणों की विस्तृत चर्चा हम धातु और अधातु वाला जो हमारा पिछला पार्ट है, पिछला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, उसके अंदर हम कर चुके हैं। तो ये तो हो गई भौतिक गुणों की बात। अब हम बात करेंगे रासायनिक गुणों की। वे पदार्थ, पदार्थ के वे गुण, पदार्थ के वे गुण जो हमारे द्वारा, यानी हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हमने आपको बताई हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, स्किन, वो पदार्थ के वो गुण जो कि हमारे द्वारा, हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आसानी से ना तो देखे जा सकते हैं, वॉच किए जा सकते हैं, ना ही महसूस किए जा सकते हैं, फील किए जा सकते हैं, और ना ही पहचाने जा सकते हैं, आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। ऐसे सभी गुणों को हम रासायनिक गुण कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। भौतिक गुण और रासायनिक गुण में क्या अंतर है? भौतिक गुण हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आसानी से देखे जा सकते हैं, महसूस किए जा सकते हैं और पहचाने जा सकते हैं। लेकिन रासायनिक गुण जो होते हैं वो हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ना तो आसानी से देखे जा सकते हैं, ना महसूस किए जा सकते हैं और ना ही पहचाने जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो भौतिक गुण और रासायनिक गुण का अर्थ समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत हम 3 मुख्य बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। ये 3 मुख्य बातें कौन सी हैं? नंबर 1, क्या कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, पानी या अम्ल, एसिड आदि से रासायनिक अभिक्रिया करता है या नहीं करता है? सबसे पहले हम क्या देखते हैं? रासायनिक गुणों के अंतर्गत सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से जैसे ऑक्सीजन, पानी या अम्ल आदि से रासायनिक अभिक्रिया करता है
या नहीं करता है, केमिकल रिएक्शन करता भी है या नहीं करता है। दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि अगर करता है तो रासायनिक अभिक्रिया, वो जो पदार्थ है वो ऑक्सीजन, पानी और अम्ल के साथ में रासायनिक अभिक्रिया कैसे करता है, कैसे करता है, कैसे करता है, इसका मतलब किन परिस्थितियों में करता है, किस सिचुएशन में करता है। किस सिचुएशन में करता है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ गर्म करने पर करता है या बिना गर्म किए करता है, या फिर गर्म करने पर भी नहीं करता है। तीन कंडीशन हो सकती है ना, या तो बिना गर्म करे रिएक्शन कर रहा हो, अभिक्रिया कर रहा हो, या फिर गर्म करने पर अभिक्रिया कर रहा हो, या फिर यह भी हो सकता है कि गर्म करने पर भी अभिक्रिया ना करे। ठीक है, तो रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम क्या क्या चीजें देखते हैं। नंबर 1 तो हम देखते हैं कि क्या कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से, जैसे ऑक्सीजन से, पानी से, अम्ल से आदि से रासायनिक अभिक्रिया करता है या नहीं करता है, और अगर करता है तो वो अभिक्रिया कैसे करता है, कैसे करता है, अर्थात किन परिस्थितियों में करता है, किस सिचुएशन में करता है, अर्थात वो गर्म करने पे करता है या बिना गर्म किए करता है। ठीक है, तीसरी चीज रासायनिक गुण में हम ये देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होती है केमिकल, तो कौन कौन से नए उत्पाद बनते हैं, कौन कौन से नए प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत हम 3 मुख्य बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। ये 3 मुख्य बातें हैं। नंबर 1, क्या कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, पानी, अम्ल आदि से रासायनिक अभिक्रिया करता है या नहीं करता है। नंबर 2, अगर करता है तो अभिक्रिया कैसे करता है, अर्थात किन परिस्थितियों में करता है, अर्थात गर्म करने पर करता है या बिना गर्म किए करता है। नंबर 3, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से नए उत्पाद या प्रोडक्ट बनते हैं या प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक गुणों के अंतर्गत हम ये इन 3 बातों पर मुख्यतः अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। अब हम बात करेंगे भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में मुख्य अंतर की, यानी फिजिकल और केमिकल जो चेंजेज हैं उसमें मेन जो डिफरेंस है उसकी। अगर हम बात करें भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों में मुख्य अंतर की, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में जो मुख्य अंतर है वो है परिवर्तन की प्रकृति का, नेचर का। जो परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो भौतिक हो चाहे रासायनिक हो, उस परिवर्तन की जो प्रकृति है, नेचर है, उसका अंतर है। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में जो मुख्य अंतर है वो किस चीज का है, परिवर्तन की प्रकृति का, यानी परिवर्तन की नेचर का, चेंज की नेचर का। अब प्रकृति 2 तरह की हो सकती है। परिवर्तन की प्रकृति का क्या मतलब है, परिवर्तन की जो नेचर है वो 2 तरह की हो सकती है। कैसी हो सकती है, एक तो हो सकती है उत्क्रमणीय, रिवर्सेबल, जिसको हम अस्थायी या टेम्परेरी भी कह देते हैं, और दूसरा हो सकती है अनुत्क्रमणीय, यानी नॉन रिवर्सेबल, जिसको हम स्थायी या परमानेंट भी कह सकते हैं। रिवर्सेबल का मतलब जो रिवर्स हो सके, वापस से उल्टी हो सके, वापस से पूर्व स्थिति में आ सके। और जो चीज वापस से पूर्व स्थिति में आ जाती है, इसका मतलब वो क्या हुआ, उसका रूप जो है अस्थायी हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, और जो चीज वापस से पुरानी स्थिति में, पूर्व स्थिति में नहीं आ सकती, उसको हम कहेंगे नॉन रिवर्सेबल, अनुत्क्रमणीय। और जब नॉन रिवर्सेबल है, इसका मतलब वो स्थायी है, परमानेंट है। ठीक है,
तो परिवर्तन की प्रकृति का अंतर है। भौतिक परिवर्तन में और रासायनिक परिवर्तन में जो मुख्य अंतर है वो है परिवर्तन की प्रकृति का, परिवर्तन की नेचर का। जिन परिवर्तनों में परिवर्तन की प्रकृति उत्क्रमणीय यानी रिवर्सेबल होती है, वापस से पुनः पूर्व स्थिति में आ सकती है यानी अस्थायी होती है, उन परिवर्तनों को तो हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस। और जो परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, नॉन रिवर्सेबल होते हैं, यानी जिन परिवर्तनों को वापस से पुनः पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता, यानी जो स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं, ऐसे परिवर्तनों को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में मुख्य अंतर किस चीज का है? परिवर्तन की प्रकृति का, चेंज की नेचर का। अगर जो परिवर्तन हो रहे हैं वो परिवर्तन उत्क्रमणीय है यानी रिवर्सेबल है, यानी पुनः पूर्व स्थिति में वापस से पदार्थ आ सकता है, यानी कि वो अस्थायी परिवर्तन है, टेम्पररी परिवर्तन है, तो ऐसे परिवर्तनों को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस। और अगर परिवर्तन जो हुए हैं वो अनुत्क्रमणीय है, नॉन रिवर्सेबल है, यानी पुनः वापस से पूर्व पदार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती है, यानी वो जो परिवर्तन हुआ है वो स्थायी है, परमानेंट है, तो ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। अब यहां पे बार बार में एक सवाल आ रहा है कि उत्क्रमणीय यानी रिवर्सेबल और अनुत्क्रमणीय नॉन रिवर्सेबल। तो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय ये जो नेचर है, प्रकृति है, इसका मतलब क्या होता है? हालांकि हम बता चुके हैं, लेकिन इसको और अच्छी तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं। पहला सवाल, गर्मी के मौसम में दूध को खुला वातावरण में अगर हम छोड़ें तो गर्मी के मौसम में दूध को खुले वातावरण में छोड़ने पर कुछ समय बाद हम उसमें क्या परिवर्तन देखते हैं? नंबर 2, बारिश के मौसम में यदि हम लोहे की वस्तु को खुले वातावरण में छोड़ दें तो कुछ दिनों बाद उसमें हम क्या परिवर्तन देखते हैं? नंबर 3, जब हम घर में किसी भी प्रकार की खाद्य वस्तु को पकाते हैं, चाहे से वो रोटी हो चाहे सब्जी हो, तो हम उसमें क्या क्या परिवर्तन पाते हैं? नंबर 4, जब हम दूध में कुछ मात्रा में जावन के रूप में दही डाल देते हैं तो अब दूध में क्या परिवर्तन आता है? नंबर 5, यदि हम एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डालकर उसे अच्छी तरह से घोल दें तो क्या होता है? और नंबर 6, यदि इसी नमक के पानी को हम कुछ देर तक गर्म करें या धूप में रख दें तो क्या होता है? ठीक है। अब हमने आपसे कुल मिलाकर 6 सवाल पूछे। क्या आप इन 6 सवालों के हमें जवाब दे सकते हैं? दे सकते हैं? दे सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आप इन सवालों के जवाब नहीं भी दे सकते तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम आपको इन सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं। देखिए, एक एक करके देंगे। देखिए, नंबर 1, पहला सवाल था, गर्मी के मौसम में दूध को खुले वातावरण में छोड़ने पर कुछ समय बाद उसमें क्या परिवर्तन आता है? हमारा जवाब है कि अगर गर्मी के मौसम में दूध को हम खुला छोड़ दें तो हम देखते हैं थोड़ी देर बाद में वो जो दूध है वो खट्टा हो जाता है, खट्टा होने लग जाता है। ठीक है। इसी तरह से बारिश के मौसम में यदि हम लोहे की वस्तु को खुले वातावरण में छोड़ दें तो कुछ दिनों के बाद में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि खुले वातावरण में छोड़ने पर
वो जो लोहे की वस्तु थी उस वस्तु में जंग लग जाती है, रस्ट लग जाता है। जंगों को अंग्रेजी में बोलते हैं रस्ट। तो हम देखते हैं कि लोहे की वस्तु में जंग लग गई है, रस्ट लग गया है। क्यों लग गया है? क्योंकि लोहा जो है, लोहे की जो वस्तु है उसमें जो लोहा है, वो लोहा वायुमंडल की ऑक्सीजन से और जो नमी थी यानी पानी था जो आसपास बारिश की ऋतु के कारण, उससे संपर्क करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है। आयरन ऑक्साइड को बोलते हैं हम जंग। आयरन ऑक्साइड ही होती है जंग। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, बारिश के मौसम में अगर लोहे की वस्तु को हम खुला छोड़ दें तो कुछ दिनों बाद उसमें क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, रस्ट लग जाती है। यानी लोहा ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके, रिएक्शन करके और क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड या लोहे का ऑक्साइड भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब हम किसी भी घर में कोई भी खाद्य वस्तु को पकाते हैं तो हम देखते हैं कि क्या परिवर्तन आता है उसके अंदर। हम देखते हैं कि उसका रंग में परिवर्तन आ जाता है। जैसे अब रोटी की बात करें तो रोटी को जब हम सेकते हैं तो आटा होता है पहले, आटे को जब हम सेकते हैं रोटी के रूप में तो हम देखते हैं कि आटे का रंग बदल जाता है। रोटी का रंग अलग होता है, आटे का रंग अलग होता है, तो उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है। इसके अलावा उसके स्वाद में भी परिवर्तन आ जाता है। और यदि हम देखें उसकी कठोरता, तो आटा कैसा होता है, जरा सा करते ही बहुत ज़्यादा नरम होता है ना, लेकिन रोटी उतनी नरम नहीं होती है। तो हम देखते हैं कि जब भी हम किसी खाद्य वस्तु को पकाते हैं, चाहे वो रोटी हो चाहे सब्जी हो, तो हम देखते हैं कि उसके रंग में, उसके स्वाद में और उसकी कठोरता में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से यदि हम दूध में कुछ मात्रा में जावन के रूप में दही डाल दें तो दूध में क्या परिवर्तन आता है। हम देखते हैं कि जब हम दूध में जावन के रूप में थोड़ा दही डाल देते हैं तो कुछ समय बाद में हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जो दूध होता है वो क्या बन जाता है, दही बन जाता है, दही बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से यदि हम एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डालकर उसे अच्छी तरह घोल दें तो क्या देखते हैं हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जो नमक था वो क्या होता है, पानी में घुल जाता है, हमें दिखाई देना बंद हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है पूरा पूरा नमक। वो नमक कहां चला जाता है, पानी के जो परमाणु होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है, जो रिक्त स्थान होता है, उसके अंदर वो नमक के परमाणु चले जाते हैं और नमक हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक है, तो यदि हम नमक 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक को डाल करके उसको अच्छी तरह घोल दें तो हम देखते हैं कि नमक पानी में घुल करके पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है। ठीक है, और नंबर 6, यदि इसी पानी को हम कुछ देर तक, यानी नमक के पानी को हम कुछ देर तक गर्म करते हैं या उसको धूप में रख देते हैं तो क्या होता है, जो पानी होता है वो तो आसमान में भाप बन करके उड़ जाता है, स्टीम के रूप में भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है, स्टीम बन के, भाप बन के और उड़ जाता है आसमान में। और शेष जो नमक, जो हमने 1 चम्मच नमक डाला था गिलास के अंदर, पानी के अंदर, जब पानी उड़ जाता है तो शेष नमक हमें वापस से प्राप्त हो जाता है, पुनः प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी हमने 6 उदाहरण लिए। इन 6 उदाहरणों में से हमने जो 4 उदाहरण लिए थे, चाहे से वो खुले में गर्मी के मौसम में दूध को बाहर रखने की वाली बात हुई, उन्होंने बताया खट्टा हो जाता है, चाहे हम बात करें खुले वातावरण में बारिश के मौसम में लोहे की वस्तु को जब हम बाहर खुला छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लग जाती है। ठीक है, इस तरह से जैसे हम बात करें वस्तु, किसी खाद्य वस्तु को हम पकाते हैं, सब्जी या रोटी को, तो उसके रंग में, उसके स्वाद में और उसकी कठोरता में परिवर्तन आ जाता है। इसी तरह से दूध में हम दही डाल देते हैं और उसको पूरा पूरा दही बन जाता है। वो ये 4 जो परिवर्तन थे, हम अगर गौर से देखें तो अगर हम आपसे सवाल पूछें कि क्या हम इनको रिवर्स कर सकते हैं, यानी पुनः पूर्व स्थिति में ला सकते हैं, यानी पुनः पूर्व पदार्थ इनसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि जो दूध खट्टा हुआ था गर्मी में दूध को खुला छोड़ने से, क्या वो दूध वापस से सही हो सकता है? नहीं हो सकता।
इसी तरह से अगर हम कहें कि जिस लोहे की वस्तु में जंग लग गई थी खुले मौसम में छोड़ने से, क्या वो जंग वापस से सही हो सकती है? नहीं हो सकती। इसी तरह से अगर हम आपको कहें कि जो रोटी बन गई है, क्या वापस से वो आटे के रूप में परिवर्तित हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या सब्जी जो पक गई थी वो क्या वापस से पुनः कच्ची सब्जी के रूप में वापस से पैदा हो सकती है? नहीं हो सकती। या फिर हम ये कहें कि जो दही बन गया है जावन डालने से दूध का, वो दही वापस से दूध बन सकता है? नहीं बन सकता। लेकिन अगर कोई हमसे ये कहे कि जो एक गिलास पानी में आपने नमक, एक चम्मच नमक डाला था और उसको घोल दिया था और वो अदृश्य हो गया था, क्या वो वापस प्राप्त हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि जब हम उस नमक के पानी को कुछ देर तक गर्म करेंगे या उसको धूप में खुला छोड़ देंगे तो थोड़ी देर बाद में क्या होगा, गर्म करने पर या धूप के कारण वो जो पानी है वो सारा पानी तो भाप बन के उड़ जाता है और शेष जो नमक है वो हमें गिलास के पेंदे के अंदर, गिलास की सतह में हमें वापस से प्राप्त हो जाता है। तो अंतर क्या हुआ कि जो ऊपर जो हमने 4 उदाहरण दिए थे, ये चारों उदाहरण तो कैसे हैं, इनमें हम वापस से पुनः पूर्व स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते, दही का वापस से दूध नहीं बना सकते। लेकिन बाद का जो उदाहरण है हमारा, एक गिलास पानी वाला जिसमें हम नमक घोला है, इसमें हम घुले हुए नमक से, नमक घुले हुए पानी को अगर हम गर्म कर दें तो नमक हमें वापस से प्राप्त हो जाता है। यानी इसमें पूर्व स्थिति प्राप्त की जा सकती है। यानी ये वाले जो परिवर्तन हैं वो कैसे हैं? रिवर्सेबल। कौन से हैं? रिवर्सेबल, या हिंदी में बोले तो उत्क्रमणीय, यानी जिनको वापस से रिवर्स किया जा सकता है, वापस से पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। उत्क्रमणीय यानी वापस से उनको उल्टा घुमाया जा सकता है, यानी वापस से घुमाया जा सकता है। इसका मतलब ये जो परिवर्तन होते हैं अस्थायी होते हैं, परमानेंट नहीं होते। ठीक है ना? जैसे पानी में नमक घुल गया था, लेकिन एक हुआ कि नमक जो था अदृश्य हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद में हमने गर्म किया तो वापस से आ गया। तो यानी ये जो परिवर्तन हुआ था नमक का अदृश्य होना, ये कुछ समय का परिवर्तन था। जैसे ही हमने गर्म किया तो वापस से नमक प्रकट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो परिवर्तन हुआ नमक वाला, ये कैसा था? रिवर्सेबल, अनुत्क्रमणीय, या इसको हम कह सकते हैं अस्थायी, टेम्परेरी। ठीक है? तो ये जो परिवर्तन होते हैं जो कि टेम्परेरी होते हैं, अस्थायी होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, रिवर्सेबल होते हैं, इन परिवर्तनों को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। क्लियर? और जो परिवर्तन रिवर्सेबल नहीं होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी नॉन रिवर्सेबल होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी स्थायी होते हैं। एक बार दूध से दही बन गया तो वापस से दही से दूध नहीं बन सकता। जो परिवर्तन आया है वो स्थायी है, वो वापस से रिवर्स नहीं हो सकता, नॉन रिवर्सेबल है, अनुत्क्रमणीय है। तो ऐसे परिवर्तनों को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है? स्पष्ट है कि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय यानी रिवर्सेबल यानी अस्थायी होते हैं, जबकि रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते हैं, नॉन रिवर्सेबल होते हैं और स्थायी होते हैं। क्योंकि जब वो नॉन रिवर्सेबल है तो स्थायी तो अपने आप ही हो गया। ठीक है ना? तो ये समझ गए? भौतिक परिवर्तनों में और रासायनिक परिवर्तनों में जो मुख्य अंतर है वो है जो परिवर्तन है उनकी प्रकृति का, परिवर्तन स्थायी है या अस्थायी है, इस पर डिपेंड करेगा कि उसको हम भौतिक की श्रेणी में रखेंगे, भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में रखेंगे या रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक। जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे